तो वेलकम बैक दोस्तों। चलिए, हिंदी व अन्य भाषाओं के विकास से इसका दोस्तों पार्ट सेकंड आप सभी को दिया जा रहा है। इससे पहले इसका एक मूक टेस्ट आप सभी को कल दिया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसे आसानी के साथ में देख सकते हैं। तो हिंदी व अन्य भाषाओं के विकास से ये मूक टेस्ट नंबर 2 है और यही इसका दोस्तों बिल्कुल अंतिम मूक टेस्ट है। हिंदी व अन्य भाषाओं के विकास से कभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इन दोनों टेस्टों से अलग आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन है इसमें, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प टाइप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज के टेस्ट के हैं 33 और टाइम है आपके पास में 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक करिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना शाम के समय आप सभी को हिंदी से बहुत ही उपयोगी टेस्ट दिए जा रहे हैं लगातार, यानी कंटिन्यू। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हिंदी वर्णमाला, ये सभी दोस्तों आपके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी भाषाओं के विकास से एक टेस्ट इससे पहले हो गया और एक आज का ये, तो ये भी चैप्टर आपका पूरी तरीके से दोस्तों फिनिश हो चुका है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को सामान्यतः भाषा कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के कितने भेद होते हैं? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है कथित और दूसरा होता है दोस्तों लिखित। ठीक है, भाषा के जो अंग हैं वो कौन कौन से? एक वाक्य, एक शब्द एवं मूल ध्वनियां। ठीक है, तीसरा दोस्तों जिनका अध्ययन विवेचन व्याकरण में होता है। तो भाषा के कितने अंग हैं? भाषा के भी दोस्तों 2 ही अंग हैं, तीसरा नहीं है। ठीक है, एक तो भाषा का अंग हो गया वाक्य, दूसरा शब्द एवं मूल ध्वनियां। ठीक है, जिनका अध्ययन विवेचन व्याकरण में होता है, वही क्या है दोस्तों? भाषा के अंग है। तो भाषा के अंग हो गए 2 और भाषा के आपको भेद भी बताए 2, तो दोनों हो गए। चलिएगा अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक देश की भाषा के कितने रूप होते हैं? चाहे आप कोई भी देश ले लो, ठीक है, तो प्रत्येक देश की भाषा के कितने रूप होते हैं? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज याद रखिएगा, 3 रूप होते हैं प्रत्येक देश की भाषा के। अब ये 3 रूप कौन कौन से? एक बोलियां, दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा, लिख लीजिएगा, और तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रभाषा। दोबारा से सुनिएगा, एक बोलियां, दूसरा परिनिष्ठित भाषा और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा। तो प्रत्येक देश की भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4, साधारण जनता द्वारा अपने समूह या घरों में जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, स्थानीय यानी कि अपने समूहों में, घरों में जिन बोलियों का आप यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे बोली कहा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। क्या? बोली कहा जाता है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां दोस्तों बोली जाती हैं। व्याकरण से नियंत्रित भाषा जो होती है दोस्तों वो परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, व्याकरण से जो नियंत्रित भाषा बनी है ना वो कैसी है? परिनिष्ठित भाषा है। प्रत्येक देश की दोस्तों अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जैसे भारत की क्या है? हिंदी। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं? अभी मैंने बताया था आप सभी को, भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं? 600 से अधिक है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का दोस्तों गौरव प्राप्त है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग थोड़ा यहां पर यह भी याद रखिएगा, 1949 को दोस्तों हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनाने का दोस्तों जो विचार है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1949 में। और जो बचे हुए क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड वो मैं आप सभी को आगे कवर कराऊंगा बहुविकल्प टाइप में। रूस की राष्ट्रभाषा कौन सी है? पूछ ले कभी आपसे कि रूस की राष्ट्रभाषा कौन सी है, याद रखिएगा रूसी है। भारत की हिंदी है, रूस की रूसी।
अगला, जापान की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो जापान की दिख गई होगी भाई, जापानी है। जल्दी जल्दी आप अपने ऑप्शन लगाते रहिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फ्रांस की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो फ्रांस की होगी दोस्तों फ्रांसीसी यानी कि डी। ये तो पहचान लेंगे आप बहुत आसानी के साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो वो कैसी है? जर्मन है, क्योंकि दिख रहा है ऑप्शन में। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, वो है सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। देवों की भाषा भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ऋषि मुनियों दोस्तों जो द्वारा जो समय समय पर प्रयोग किया गया ना, वो इसी भाषा का किया गया। और विश्व की जो पहली रचना थी ऋग्वेद, इसमें संस्कृत का दोस्तों जो प्राचीनतम रूप है, यानी जो पुराना रूप है, वो देखने के लिए मिलता है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 12, भारत की पहली रचना कौन सी थी, या फिर विश्व की, ठीक है, विश्व की पहली रचना कौन सी थी दोस्तों, और कौन सी भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में थी। वो विश्व की पहली रचना संस्कृत भाषा में थी दोस्तों, ऋग्वेद। यहां पर थोड़ा क्वेश्चन उल्टा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, ऋग्वेद याद रखिएगा, ठीक है। इसे देवों की भाषा या आर्य भाषा भी कहा जाता है। किसको? संस्कृत को, ठीक है। तो विश्व की पहली रचना ऋग्वेद, ये संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत को आर्य या देवों की भाषा भी कहते थे, ठीक है। भारतीय दोस्तों आर्य जो थे, आर्य भाषा संस्कृत अनुमानतः 3500 वर्ष पुरानी है। तो अगर पूछे तो बता दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्यों या देवों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत ही थी। क्लियर हुआ यहां तक। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत का इतिहास कब से कब तक है? बहुत उपयोगी। देखिएगा हिंदी कैसे बनी, अब हिंदी का भी मैं आप सभी को बताऊंगा, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले आई दोस्तों संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये बोली गई। वैदिक एवं सामान्य संस्कृत इसमें बोलते थे इस काल में, ठीक है। तो वैदिक एवं सामान्य संस्कृत, हल्की फुल्की संस्कृत बोलते थे। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक बोली गई संस्कृत के बाद में आई थी पाली भाषा। तो पाली भाषा का जो विकास हुआ था 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा मतलब ईसवी तक हुआ था। क्लियर। संस्कृत के बाद में आई पाली, और पाली के बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर आई थी प्राकृत। प्राकृत बोली गई थी 1 ईसवी से 500 ईसवी तक, यानी पहले ईसा पूर्व में चल रही थी दोस्तों। ईसा पूर्व, ये ईसवी आप नहीं, मतलब ये जो ईसवी है दोस्तों, ये ईसा पूर्व है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्व भी है और ये 1 ईसवी है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 ईसवी से जो प्राकृत भाषा थी वो 1 ईसवी से 500 ईसवी तक दोस्तों विकास हुआ उसका। और आपसे अगर पूछा जाए प्राकृत के बाद में कौन सी आई थी, प्राकृत के बाद में दोस्तों अपभ्रंश आई थी, जो 500 मतलब ईसवी से 1000 ईसवी तक, ठीक है, विकास में रही। क्लियर हो गया। अगला, और इसके बाद में प्राकृत के बाद में दोस्तों आई थी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश आ गई चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर आई थी हिंदी। हिंदी 1000 ईसवी से 1000 ईसवी तक दोस्तों, एक बार 1000 ईसवी से अब तक हिंदी ही बोली चली आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली भाषा, पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। जैन उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। तो यह भी पूछ सकता है कि बुद्ध के जो उपदेश थे वो किस भाषा में है, पाली भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में किसके, जैन उपदेश दिए गए हैं। अपभ्रंश जो थी वो 500 से 1000 ईसवी तक थी, ठीक है। इसमें लोक या आम बोलचाल की भाषा का विकास हुआ था। और 1000 ईसवी से अब तक हिंदी भाषा बोली जा रही है, विविध रूप में व अलग अलग खली बोलियों के रूप में। तो क्लियर हुआ, ये आपने क्रम भी याद रख लिया इनका। पाली भाषा का विकास कब से कब तक हुआ, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था भाई पाली भाषा का विकास 500 ईसवी पूर्व से 1 ईसवी तक हुआ था। अगला ट्राई कीजिए, प्राकृत भाषा का विकास कब से कब तक हुआ। तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ था 1 ईसवी से 500 ईसवी तक, जिसमें जैन उपदेश दिए गए थे। पाली भाषा में बुद्ध उपदेश और प्राकृत भाषा में जैन उपदेश शामिल थे। अगला, अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ। तो अपभ्रंश का कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक। और हिंदी का जो जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से ही हुआ था, ठीक है। अगला ट्राई कीजिएगा, देखिएगा हिंदी का विकास कब से कब तक जारी है, क्योंकि हिंदी का विकास तो चल रहा है। तो 1000 ईसवी से अब तक हिंदी का विकास चल रहा है, और इसमें विविध रूप में तथा अलग अलग खड़ी बोलियों को भी शामिल किया गया है। हिंदी अपभ्रंश भाषा से बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी
का एक रूप है। तो पश्चिमी हिंदी का एक रूप क्या है? तो पश्चिमी हिंदी का जो रूप है वो है अपभ्रंश। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किसका एक रूप है? तो अपभ्रंश भाषा का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, कबीरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, तो जो कबीरदास थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? भोजपुरी के। यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 3 जनवरी 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 से निरंतर ये मनाया जा रहा है 14 सितंबर को। तो क्यों मनाया जा रहा है मैं आप सभी को बता दूं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की संविधान में राष्ट्रभाषा मतलब भाषा का एक मत देकर शामिल करने के लिए दोस्तों एक विचार किया गया था, एक मत दिया गया था 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना लिया जाए। ठीक है, एक मत शामिल किया गया था। अगला, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया कब या फिर मिला कब? ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को एक विचार मिल गया था, लेकिन हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा था वो 26 जनवरी 1965 को मिला था। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कि संविधान ने हिंदी भाषा को कब स्वीकारा? तो 1949 में स्वीकारा था संविधान ने भारत की हिंदी भाषा को। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब स्वीकारा? तो भी बताया था 1949 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला, चंद्र बरदाई किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? उपयोगी क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, ठीक है, इनके द्वारा। तो चंद्र बरदाई किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मारवाड़ी। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 26, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? तो भारत के लगभग 56 यानी 56% लोग हिंदी बोलते हैं। और हिंदी के बाद में अगर दूसरी कोई भाषा आती है भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने पर तो वो है बंगाली। ठीक है, हिंदी के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है बंगाली। 56% लोग भारत के हिंदी बोलते हैं। अगला, और ये भी पूछ सकता है भारत के कितने, मतलब भारत के तो 56 लेकिन विश्व के कितने प्रतिशत? तो 4.46% लोग विश्व के हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? तो भारत में जो भाषाई परिवार है वो है आपके 4 परिवार। कितने? 4 परिवार हैं। 4 परिवार में सबसे पहला परिवार है भारोपीय परिवार। ठीक है, तो भारोपीय परिवार, तो भारत में हिंदी मतलब भारत में कितनी भाषाई परिवार है? 4। भारोपीय परिवार है तो वो 73% है। ठीक है, और द्रविड़ है दूसरे नंबर पर, द्रविड़ परिवार ये 25% है। ठीक है, और एक है ऑस्ट्रिक, ये आपका 13% है। और चीनी तिब्बती ये आपका 0.7% है। ठीक है, तो ये भारत में 4 भाषाई परिवार हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी के बाद में बंगाली। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? उर्दू। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके लिए 29, विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी मदारिन। लगभग 14% लोग विश्व में चीनी मदारिन भाषा बोलते हैं। ठीक है, स्पेनिश दूसरे नंबर पर बोली जाती है, तो विश्व में 5.58% लोग बोलते हैं स्पेनिश। अंग्रेजी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा है, तो 5.52% लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। और चौथे नंबर पर बोली जाती है विश्व में विश्व में हिंदी बोली जाती है। तो चौथे नंबर पर विश्व में हिंदी बोली जाती है। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 4.46% लोग विश्व के हिंदी बोलते हैं। तो 4 हो गए। चीनी मदारिन 14% लोग बोलते हैं। स्पेनिश 5.58% लोग बोलते हैं विश्व में। अंग्रेजी 5.52% लोग बोलते हैं। और हिंदी बोलते हैं 4.46%। यानी ये हिंदी का जो क्रम है विश्व में बोले जाने पर वो चौथा है। ठीक है, भारत में तो आपको पता ही है कि भारत में भारत की राष्ट्र मतलब जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है राष्ट्रभाषा जो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई? दोस्तों संविधान की 22वीं
सॉरी 22 भाषाओं का उल्लेख है हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषाएं शामिल की गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सी भाषाएं भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो 91वां संविधान संशोधन ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ? 2002 में। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी उपरोक्त सभी भाषाएं शामिल की गई थी 2002 में। अगला देखिएगा 32 नंबर, अपभ्रंश भाषा के कितने प्रकार है? बहुत उपयोगी। अपभ्रंश भाषा के कितने प्रकार है? तो याद रखिएगा 6 प्रकार है अपभ्रंश भाषा के। ठीक है, अब अपभ्रंश भाषा के प्रकार सुन लीजिए कौन कौन से हैं। एक है सौरासैनी, दूसरा मगधी, ठीक है, मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा महाराष्ट्री, पांचवा खस और छठा है ब्राचड़। ठीक है, अगला देखिएगा 33 नंबर, पश्चिमी हिंदी के कितने प्रकार है? तो दोस्तों इसके भी 6 प्रकार है पश्चिमी हिंदी के। वो कौन कौन से? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो ये भी आपके 6 प्रकार हैं दोस्तों इसके। अगला ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा। चलिए ट्राई क्या कीजिएगा, 33 क्वेश्चन ही तो रखे गए इसमें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में और दे देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा, भारत में दोस्तों आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ध्यान से सुनिएगा एक और बात, भारत में आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़ भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि एक द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कितने प्रतिशत है द्रविड़ परिवार? 25% है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है भारोपीय परिवार में दोस्तों? वो है आपका 73% भारोपीय परिवार, द्रविड़ 25, ऑस्ट्रिच 13 और चीनी तिब्बती 0.7। ठीक है, दूसरा सुन लीजिए एक बात और, भारोपीय परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रांसी, पुर्तगाली, इतावली, मतलब फारसी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि। अगला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था। तो आपसे पूछ लेगा सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग कहां पर किया गया था? तो महात्मा गांधी ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में। ठीक है, अगला, हिंदी पत्र है एक बंगदूत को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से निकाला था। आपसे पूछेगा बंगदूत को किसने निकाला था? बंगदूत को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। अगला, बंगाल के निवासी चिंतामणि घोष ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की? तो ये की थी बंगाल के निवासी चिंतामणि घोष ने। ठीक है, भाषा की आकृति का जो वर्गीकरण है वो 2 भाषा में किया जाता है, एक तो आयोगात्मक और एक योगात्मक। एक और चीज यहां से सुन लीजिएगा, केरल राज्य में हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा गोसाई भाषा के रूप में हिंदी को कहां पर जाना जाता है? केरल राज्य में। और भारत के हिंदी जो भाषाई प्रमुख राज्य वो कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों देवनागरी टाइप का विकास किया था। तो आपसे पूछ लेगा कि देवनागरी जो लिपि है हिंदी की, उसका विकास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। देखिएगा इस चैप्टर में इससे ज्यादा कोई भी चीज कभी पूछी नहीं जाती है। और दोस्तों कुछ आपको इसमें ऐड कराना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।